धौलपुर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने शहर में महिलाओं और स्कूली बच्चियों को सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अब स्कूल, कॉलेज, पार्क व बाजार जाती लड़कियों एवं महिलाओं पर पाबंदियां कसने वाले मजनुओं की अब खैर नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छेड़खानी करने वाले लड़कों पर अब ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी करवाई जाकर महिला गश्ती दल से कार्रवाई करवाई जा रही है। ड्रोन कैमरा टीम ने शहर के पार्कों, कॉलेज व स्कूलों के आसपास के इलाकों में निगरानी की तथा गांधी पार्क में कुछ संदिग्ध दिखने पर महिला गश्ती दल को सूचित किया, जिस पर महिला गश्ती दल ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध 2 लड़कों से पूछताछ कर समझाइश की गई। इसके अलावा असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की अब खैर नहीं है। धौलपुर शहर में पुलिस के ड्रोन कैमरे अपनी पैनी नजर रख रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने धौलपुर शहर में असामाजिक तत्वों व अपराधियों पर शिकंजा कसने एवं अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस के ड्रोन कैमरों से कवायद शुरू करवाई है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि शहर में स्थित कॉलेज, विद्यालयों, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पर महिला व छात्र छात्राओं पर छींटाकशी करने वाले मजनुओं की ड्रोन कैमरों की सहायता से निगरानी शुरू कराई गई है। ड्रोन टीम संदिग्ध दिखने पर महिला पुलिस गश्ती दल को सूचित करती है। वहां पर थोड़ी दूर पर ही महिला गश्ती दल टीम मौजूद रहती है। यदि कोई लड़का सादा वर्दी में मौजूद महिला या किसी अन्य लड़की के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करता है, भद्दे कमेंट पास करता है या उनका पीछा करता है तो ड्रोन टीम थोड़ी दूरी पर ही मौजूद महिला पुलिस गश्ती टीम को सूचित करती है और वहीं पर आरोपी को मौके से दबोच लिया जाता है। फिर इसके बाद काबू किए गए इन मंचलों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा जाता है कि यदि इसके पश्चात यदि वह किसी भी प्रकार से महिला या लड़कियों को तंग करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सर। धौलपुर में स्थित जो स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग्स हैं वहाँ के छात्रों की सुरक्षा के लिए धौलपुर पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इसमें विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा के संदर्भ में लेडी पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है, जिसमें 3 दल है जो लगातार गश्त करते हैं और उनके सहयोग के लिए ड्रोन की टीम भी उनके साथ अटैच की गई। ड्रोन के माध्यम से भी वैसे लड़के जो गली में भाग जाते हैं या गली में छुप के रहते हैं, जो कि ऐसे नज़र में नहीं आते हैं, ड्रोन की मदद से उन पे निगरानी रख के और उनसे पूछताछ की जाती है, उनकी चेकिंग की जाती है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है धौलपुर पुलिस करते हैं। ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का दूसरा दिन, बारिश ने प्रतियोगिता में डाला खलल, मैदान की सफाई करते दिखे खिलाड़ी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के मरैना में आयोजित हो रही ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दूसरे दिन मंगलवार को बारिश होने से खिलाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण मैदान में पानी भरने से खेल प्रतियोगिता को रोकना पड़ा। वहीं खेल मैदान पर छाया की व्यवस्था न होने के कारण कई खिलाड़ी बारिश से भीगते हुए नजर आए, तो कुछ खिलाड़ी कुर्सियों को सिर पर उठाकर बारिश से बचाव करते दिखे। वहीं बारिश थमने के बाद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी ही मैदान की साफ सफाई करते हुए नजर आए। गौरतलब है कि राजाखेड़ा उपखंड के राजकीय कन्या महाविद्यालय में पानी की टंकी के पास 12 सितंबर से 15 सितंबर तक ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 110 टीमों के 1304 खिलाड़ियों द्वारा खेल प्रतियोगिता में भाग लिया जा रहा है। पुलिस ने अवैध चंबल रेता बजरी की निकासी के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे लोकल एवं स्पेशल एक्ट के अभियान के तहत कार्रवाई के दौरान राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध चंबल रेता बजरी निकासी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी सोहन सिंह ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा थाना हाजा के मुकदमा नंबर 77/22 धारा 379, 120B IPC व 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा 4142 फॉरेस्ट एक्ट में काफी समय से वांछित चल रहे आरोपित भोपाल सिंह उर्फ नंदी पुत्र राजू निवासी नवादा थाना शमशाबाद जिला आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जिससे थाना पुलिस अनुसंधान कर रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी सोहन सिंह के साथ ASI राजेंद्र प्रसाद, कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, सुशील आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध देसी तमंचा 315 बोर के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा 315 बोर भी बरामद किया है।
मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि राजाखेड़ा के गंगोलियापुरा मोड़ हाट मैदान के पास एक युवक अवैध देसी तमंचे के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर मुखबिर खास द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जहां से पुलिस ने युवक सोनू पुत्र वीर सिंह निवासी गंगोलियापुरा थाना राजाखेड़ा को एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी सोहन सिंह के साथ हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी, गंभीर सिंह, सुशील कुमार आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा एसडीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ली बैठक। नीति आयोग के आशान्वित जिला कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत समिति सभागार राजाखेड़ा में कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी राजाखेड़ा में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने की। वहीं नगर पालिका राजाखेड़ा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई। उपखंड अधिकारी ने कोविड-19 के समय एवं प्रशासन गांव के संग अभियान के समय आंगनबाड़ी कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी को निर्वहन करने के निर्देश दिए। वहीं नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह यादव ने शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में बीसीएमओ डॉक्टर देवेंद्र कुमार वर्मा, आरुषि गुप्ता, कमल किशोर, प्रमोद शर्मा, अनुपमा बिश्नोई तथा समस्त महिला पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्मिक उपस्थित रहे। खुशखबरी 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 प्रिय छात्र छात्राओं, आपके शहर धौलपुर में कलाम कोचिंग क्लासेस द्वारा रीट लेवल 1 व लेवल 2 मुख्य परीक्षा राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, एलडीसी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, एसएससी जीडी, सीईटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। मौसमी कोचिंगों से सावधान रहें। विशेषता श्रेष्ठतम एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, निःशुल्क कंप्यूटराइज्ड नोट्स, साप्ताहिक एवं मासिक टेस्ट की व्यवस्था, छात्र छात्राओं हेतु अनुशासित वातावरण। धौलपुर जिले का एकमात्र ऐसा संस्थान जिसमें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में क्लासरूम की व्यवस्था। कलाम कोचिंग क्लासेस 12 सीसीटीवी कैमरा वाला सबसे बड़ा कैंपस तैयार। 3 दिन डेमो क्लास फ्री, निःशुल्क। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। रीट की जंग कलाम के संग, वर्दी की जंग टीम कलाम के संग। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है कलाम की टक्कर में। पिछली भर्ती रीट में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्थान। शिक्षक हम बनाएंगे धुरंधर शिक्षकों की टीम सिर्फ अब कलाम में। कलाम कोचिंग क्लासेस, हमारा पता राजाखेड़ा बाईपास जीटी रोड धौलपुर। हेल्पलाइन नंबर 96 024 288 27 72 39 88 96 05 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस ने अवैध चंबलदेता बजरी के स्टॉक को जेसीबी से किया नष्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की मनिया थाना पुलिस ने अवैध चंबलदेता बजरी के स्टॉक को नष्ट करने की कार्रवाई की है। मामले को लेकर मनिया थानाधिकारी लाखन सिंह ने बताया कि आज पुलिस को सूचना मिली कि माता दीन के अड्डा रेलवे फाटक के पास अवैध चंबलदेता बजरी का स्टॉक पड़ा हुआ है। सूचना पर एएसआई सुरेश चंद को मैं टीम व वन विभाग की टीम के साथ मौके पर रवाना किया गया, जहां अवैध चंबलदेता का 5 से 6 ट्रॉली स्टॉक पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर प्राइवेट जेसीबी बुलाकर अवैध रेता बजरी के स्टॉक को नष्ट करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में राजस्व विभाग से नकल, जमाबंदी व अन्य कागजात अलग से प्राप्त किए जाएंगे। वहीं पुलिस ने मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और अनुसंधान जारी है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी लाखन सिंह के साथ एएसआई सुरेश चंद, कांस्टेबल खुशीराम, भगवान सिंह, श्याम सिंह, कुलदीप, नेम सिंह, वनपाल नाका समोना, वन विभाग नेतराम आदि मौजूद रहे। गोवंश में फैल रहे लंपी वायरस की रोकथाम व अन्य समस्याओं के लिए भाजपाइयों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आज भाजपा जिला उपाध्यक्ष नागविंद्र सिंह के नेतृत्व में भाजपाइयों ने गायों में फैल रहे लंपी वायरस की रोकथाम, उनके टीकाकरण व उपचार की त्वरित व्यवस्था कराने सहित क्षेत्र की अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में भाजपाइयों ने बताया कि राजाखेड़ा उपखंड में भी अब लंपी वायरस ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए गौवंश को वायरस से बचाने के लिए राज्य सरकार सर्वे कराकर टीकाकरण अभियान चलाए एवं उपचार की उचित व्यवस्था कराई जाए। इसी के साथ रबी की फसल की बुवाई का समय है, अतः किसानों को उचित मूल्य पर एवं पर्याप्त मात्रा में डीएपी व यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए। उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा के राजकीय महाविद्यालय में सीटों की संख्या छात्र संख्या के अनुपात में बहुत कम होने की वजह से क्षेत्र के बहुत से विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। अतः कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़वाई जाए, जिससे विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य उज्जवल बनवा सकें। वहीं राजाखेड़ा जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण कस्बे में डली पेयजल पाइपलाइन कई जगहों से लीकेज है, जिसके कारण कस्बेवासी दूषित पेयजल पीने को विवश हैं, जिन्हें तुरंत दुरुस्त करवाया जाए। इसी के साथ पिछले दिनों आई चंबल नदी में बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि दिलाने की कार्रवाई में तेजी लाई जाए, जिससे प्रभावित लोगों को लाभ मिल सके। इस अवसर पर नागविंद्र सिंह के साथ संजू उदनिया, दामोदर सिंह, रूप सिंह सेजवार, मोहन प्रकाश, कप्तान सिंह, मनोज राघव, प्रदीप सिंह, धर्मेंद्र चौरसिया, होतम, जनक सिंह सहित अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। विधायक रोहित बोरा ने राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा के विकास कार्यों के लिए 8 लाख रुपए की राशि की स्वीकृत। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा के विकास कार्यों के लिए 8 लाख रुपए की राशि विधायक कोष से स्वीकृत करने की अनुशंसा की है, जिसके बाद अब राजाखेड़ा राजकीय महाविद्यालय में सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सामग्रियों का क्रय किया जाएगा, जिसके अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा के पुस्तकालय हेतु पुस्तक क्रय करने के लिए 3 लाख रुपए की राशि और महाविद्यालय के लिए फर्नीचर क्रय करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की है। विधायक द्वारा कुल मिलाकर 8 लाख रुपए की राशि महाविद्यालय के विकास कार्य हेतु स्वीकृत की गई है, जिससे यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काफी राहत मिलेगी। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। कुछ जिले में पछेती बारिश से जिले के किसानों की सांसें थम रही हैं। पकाव पर खड़ी बाजरा, दलहन, तिलहन, ज्वार एवं ग्वार की फसलों के लिए यह बारिश नुकसान के संकेत दे रही है। खराब मौसम ने जिले के काश्तकारों को परेशानी में खड़ा कर दिया है। अधिकांश किसानों ने बाजरा फसल की कटाई शुरू कर दी है। खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल में कुंडवा रोग के साथ सड़ने की भी संभावना दिखाई दे रही है। विगत 3 दिनों से आसमान में बादलों की जोरदार घटाएं देखने को मिल रही हैं। बुधवार दिन भर हुई रिमझिम बारिश से किसान भारी चिंता में दिखाई दे रहा है। किसान विनीत कुमार शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में खरीफ फसल पकाव की मंजिल तक पहुंच चुकी है। जिले में अधिकांश किसान पारंपरिक खेती जिसमें बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार एवं ज्वार की फसलों को करते हैं। बुवाई से लेकर अब तक इन सभी खरीफ की फसलों का सफर काफी अच्छा रहा था। खरीफ की सभी फसलों में उत्पादन के भी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे थे, लेकिन पछौती बारिश ने किसानों को झकझोर दिया है। वर्तमान समय में किसानों ने खरीफ फसल की लावनी का काम शुरू कर दिया है। बाजरे की फसल की कटाई इस वक्त जोरों पर चल रही है, लेकिन बरसात
बरसात और खराब मौसम ने किसानों को परेशानी में खड़ा कर दिया है। कड़ी मशक्कत कर किसान बाजरे फसल की कटाई कर रहा है, लेकिन खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल में बरसात से भारी नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। विगत 3 दिनों से बारिश का असर देखा जा रहा है। बुधवार को सुबह से ही आसमान में बादलों की घटाएं छा गईं। बूंदाबांदी के साथ रिमझिम बारिश तो कहीं जोरदार बारिश ने किसानों को झकझोर दिया है। खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल में कंडुआ रोग के साथ सड़ने की संभावना पूरी तरह से दिखाई दे रही है। इसके साथ तिलहन, दलहन, ग्वार, ज्वार की फसल में भी नुकसान हो सकता है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में फिर से मानसून का दबाव बन रहा है। अगर आगामी समय में अधिक बारिश हो सकती है तो किसानों को खेती में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कृषि विभाग के उपनिदेशक विजय कुमार डागुर ने बताया कि किसान पकाव की स्थिति पर खड़ी फसल को अभी नहीं काटे, मौसम खुलने के बाद ही खरीफ फसल की कटाई शुरुआत करे। उन्होंने कहा, जिन किसानों ने बाजरे की फसल के साथ अन्य फसलों की कटाई कर दी है उनको सुरक्षित स्थानों पर रखें, बाजरे की बालियों को काटकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। जिले में पकाव की स्थिति पर खड़ी खरीफ फसल के लिए वर्तमान बारिश काफी नुकसानदेह मानी जा रही है, लेकिन आगामी रबी फसल के लिए बारिश वरदान साबित होगी। 20 सितंबर 2022 से रबी फसल की बुवाई का सीजन शुरू हो जाएगा। कृषि विभाग के मुताबिक 20 सितंबर से किसान शुरुआत में सरसों फसल की बुवाई कर सकेंगे। 15 अक्टूबर सरसों फसल की बुवाई का अंतिम समय रहेगा। उन्होंने बताया, रबी फसल के लिए बरसात होना शुभ संकेत है। सरसों, गेहूं, आलू फसल के लिए खेती मापदंड के मुताबिक नमी मिल सकेगी। धौलपुर जिले में राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले नर्सेज कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नर्सेज कर्मियों ने बताया है कि मेडिकल कॉलेज के 2001 पदों को जल्द स्वीकृति देकर 1250 पदों में सम्मिलित करके मेरिट बेस पर 10, 20, 30 बोनस अंक से करीब 6000 पदों पर भर्ती जारी करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया है कि राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं NHHM 108, UTV, PPP मोड, RM, RMS, AMU और प्लेसमेंट सहित समस्त योजनाओं में संविदा नर्सेज को नियमितीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने चुनावी घोषणा पत्र एवं विधानसभा सत्र में घोषणा की थी। विभागीय अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक नर्सिंग ऑफिसर के 1250 पदों पर विज्ञापन जारी होने वाला है, जबकि राजस्थान में 6000 संबंधित नर्सेज कार्यरत हैं, जिनके अनुपात में लगभग 6000 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर न्यू भर्ती निकालकर संविदा नर्सेज को 2013 व 2018 नर्सिंग भर्ती की तर्ज पर मेरिट बेस पर 10, 20, 30 बोनस अंक देकर नियमित करें। कोरोना महामारी की पहली, दूसरी व तीसरी लहर में संविदा नर्सेज ने अपनी जान व परिवार की परवाह किए बगैर रात दिन 24 घंटे कार्य किया है, जिसमें गहलोत सरकार की भारत सहित पूरे विश्व ने सराहना की है। वर्ष 2018 के पश्चात आज तक नियमित नर्सेज भर्ती का कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। संविदा नर्सेज ने 28 फरवरी 2022 से लेकर 8 मार्च 2022 तक जयपुर शहीद स्मारक पर धरना दिया था। चिकित्सा शासन सचिव आशुतोष पेडनेकर और राज्य मंत्री पवन गोदारा के उचित आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया था, लेकिन लगता है अभी तक संविदा नर्सेज की मांग राजस्थान सरकार के संज्ञान में नहीं है। 16 सितंबर तक चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2001 पदों को वित्तीय स्वीकृति व नर्सिंग ऑफिसर की 6000 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है तो प्रदेश के समस्त संविदा नर्सेज 20 सितंबर को कार्य बहिष्कार करते हुए जयपुर स्वास्थ्य भवन एकत्रित होकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। कर्मचारी महासंघ द्वारा आज ज्ञापन दिया जा रहा है और ये ज्ञापन हम उन संविदा कर्मियों के लिए दे रहे हैं जिनकी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की थी, लेकिन आगे तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे पहले भी हमने प्रदर्शन और ज्ञापन दिए थे, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम पुनः इसके लिए आंदोलन करें। यदि सरकार ने हमारी मांगें नहीं पूरी की, हमारा 17 सूत्रीय मांग पत्र है, यदि इस मांग पत्र को पूरा नहीं किया तो हम आगे जाकर के आंदोलन करेंगे। थैंक यू। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकरण के बैनर तले आज धौलपुर जिले में आंदोलन को शुरुआत की जा रही है। आंदोलन की शुरुआत आज धौलपुर से ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान से की जा रही है और राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि जितने भी कैडर हैं, जितने भी संवर्ग हैं जो राज्य में कार्य कर रहे हैं, उनको उनकी जो भी परेशानियाँ हैं, उनका जो भी इश्यू हैं, उनको सरकार को पूरा करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार वेतन आयोग के गठन कर रही है और उनका निस्तारण किसी भी प्रकार से आज तक नहीं हो पा रहा है। कई कैडर प्रमोशन से वंचित हैं, कई कैडर्स जो है अभी स्थायी सेवा में नहीं हैं, जो कि निविदा ठेका पर काम कर रहे हैं, स्थायी कर्मचारी नहीं बन पा रहे हैं, जबकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि जो कर्मचारी स्थायी नहीं है उनको स्थायी किया जाएगा, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को स्थायी किया जाएगा, लेकिन दुख का विषय का ऐसा नहीं हो पा रहा है। जबकि हम सरकार से उम्मीद करते हैं हमारे संवर्ग की सभी मांगें, जितनी भी मांगें हैं, महासंघ से संबंधित जितने भी रिलेटेड ग्रुप हैं, उन सभी की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। आपका नाम? प्रभात शर्मा।
जिला अध्यक्ष। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं, सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रतिवर्ष, फिटर 20 सीट प्रतिवर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940। महिला खिलाड़ियों ने मैच रेफरी पर लगाया पक्षपात का आरोप, SDM को दी शिकायत। राजाखेड़ा के मरैना में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दौरान महिला खिलाड़ियों ने मैच रेफरी पर पक्षपात का आरोप लगाया है और मामले को लेकर SDM को शिकायत सौंपी है। वहीं SDM ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए CBEO को जांच करने के निर्देश दिए हैं। महिला खिलाड़ी ने बताया कि क्या बात हुई है। बात ये है कि हमारी टीम है ना, और दिगोली से टीम मैच हुआ था हमारा, तो उस तरफ की लेडीज जेंट्स थी, वो रेफरी थी। उन्होंने हमारी टीम की बस मतलब 7 खिलाड़ी थे, हम 2 खिलाड़ी लॉबी में चले गए और भी लॉबी से बाहर नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने 2 खिलाड़ी को आउट कर दिया। एक बची थी तो उनको उससे बाहर कर दिया। वो कह रहे थे कि ऑल आउट हो गई। एक भी तो बाजी पलट सकती है ना। अब आपने क्या कार्रवाई की है? हम इस पर कार्रवाई करेंगे कि हमें खिलाओ, मैच खिलाओ, उन्हीं से मैच खिलाओ। अगर नहीं ये मैच हुआ तो हम आगे तक बात ले जाएंगे। जौनपुर जिले के RAC ग्राउंड पर चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में आज कबड्डी खेल प्रतियोगिता के दौरान बेईमानी व पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर खिलाड़ियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। खिलाड़ियों ने ज्ञापन में बताया है कि आज बुधवार को बीलपुर बनाम बिपरपुर के साथ कबड्डी खेल चल रहा था, जहां उक्त रेफरी विजय शर्मा द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया और एक तरफा पक्षपात किया गया है। जिस गलत नियम को अपनाने वाले रेफरी ने हमें दबाकर रखा गया और हमें बोलने नहीं दिया। खिलाड़ियों ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि रेफरी ने मैच के दौरान गाली गलौज कर धमकी दी है कि गेम तो हमारे हाथ में है, जो निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर से रेफरी के खिलाफ कार्रवाई और दोबारा मैच कराने की मांग की है। मैं बीलपुर का खिलाड़ी हूं और बिपरपुर वर्सेस बीलपुर में गेम चल रहा था RAC ग्राउंड में। पूरे गेम में टीचिंग हुई है विजय शर्मा द्वारा, एक तरफा बेईमानी हुई है और उन्होंने टचिंग पॉइंट ले लिया तो भी हमको पॉइंट नहीं दिया है। हमारे खिलाड़ी 3-3 मार के आ रहे तो एक ही बता रहे, एक ही मारा है और पूरे गेम में ऐसे ही चला है पूरा। हमारे 10-15 पॉइंट आगे चल रहे थे, उनसे एक तरफा बेईमानी करके पूरा गेम हरा दिया हमको। और स्टंट हमने वजह लिया तो मेरा गेम ऐसे ही पलटा, मैं तो 1 मिनट में गेम को पलट देता, मेरा खेल ऐसे ही चलता है। उन्होंने मुँह से बोला है, पीटा ने हाथ उठाया है और वहाँ से पुरुष बुला के हमको रगड़ दिया। आपका नाम? मेरा नाम रामवीर। वहाँ पे हमने बहुत बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श UPS कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801, 8769176185।
दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय सेपू में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उद्बोधन महाविद्यालय की प्राचार्य एवं हिंदी साहित्य की वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर सुमन वर्मा ने व्यक्त की। उन्होंने बताया कि आज़ादी प्राप्ति के अवसर पर देश की भाषिक व्यवस्था बहुत ही विडंबनापूर्ण थी। विभिन्न क्षेत्रों में विविध भाषाएं प्रचलित थी। अंग्रेजी यहाँ की बोलचाल की भाषा में पर्याप्त रूप से समादूत थी। कचहरी आदि में फारसी भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था। साथ ही संस्कृत का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र तथा धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित था एवं विभिन्न प्रदेशों में समान कामकाज हेतु विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग होता था। हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रही थी और खड़ी बोली के माध्यम से उसमें स्तरीय साहित्य का लेखन हो रहा था। 21 फरवरी 1948 को जब संविधान का प्रारूप निर्मित हो गया, उसमें राजभाषा संबंधी कोई व्यवस्था नहीं थी। मात्र इतना उल्लेख था कि संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, लेकिन कालांतर में राजभाषा की आवश्यकता अनुभव किए जाने पर उसे लेकर बहुत विवाद हुआ। बंग एवं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक सक्षम स्वदेशी भाषा अपनाने पर जोर दिया गया। यह खस खड़ी बोली हिंदी को मिला। यह इसकी साहित्यिक समृद्धि के कारण न होकर बल्कि एक बड़े भूभाग की आम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए राजभाषा के रूप में उपयुक्त समझाया गया। डॉक्टर वर्मा ने आगे बताया कि अखिल भारतीय भाषा और तदर्थ खड़ी बोली की महत्ता को स्वीकार करने पर राजभाषा के नाम पर पर्याप्त विवाद हुआ। इसके निम्न कारण थे: राजभाषा का नाम क्या रखा जाए। दूसरा विवाद, एक बार हिंदी का पक्षधर था तो दूसरा वर्ग हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी हिंदी और फारसी की मिली जुली भाषा का शैली नाम था, इसलिए जो लोग गांधी से प्रभावित थे वह सभी हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद ने दिल्ली अधिवेशन में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। इसके पश्चात 22 अगस्त 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने नया फार्मूला दिया। इसमें अंग्रेजी के प्रयोग हेतु 15 वर्ष की अवधि निर्दिष्ट थी, जिसे संसद बढ़ा सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय अंकों का स्वीकार करने के साथ न्यायालयों में अंग्रेजी के प्रयोग को आवश्यक माना गया। वाद विवाद के मध्य 14 सितंबर 1949 को इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला गया। इसके अंतर्गत हिंदी का राजभाषा के रूप में पूर्ण विकास किया जाए। 15 वर्ष तक हिंदी के साथ अंग्रेजी भी राजभाषा बनी रहे और तीसरा अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा ना हो। 14 सितंबर 1949 के इस निर्णय का समान रूप से पूरे देश में स्वागत किया गया और उसी दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मान्यता दी गई। छात्रों को संबोधित करते हुए गेस्ट फैकल्टी के मुकेश कुमार ने बताया कि हिंदी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है। इसके पीछे इसकी वैज्ञानिकता है। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। छात्र संघ अध्यक्ष नितेश कुमारी ने हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता पाठ का वाचन किया एवं हिंदी को अधिक से अधिक अपने सामान्य कामकाज में अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र सिंह कश्यप वरिष्ठ सहायक के द्वारा किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापित श्रीमती रंजना सिंघल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया गया। आज के कार्यक्रम में राहुल पाल कनिष्ठ सहायक, दारा सिंह संयुक्त सचिव सेवा, सौरभ खुशीगर, अंजलि, संगीता परमार एवं सैकड़ों की संख्या में अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष, बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। जौनपुर जिले की सरमुद्रा थाना पुलिस ने आज यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया। एसएचओ देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि NH 11B पर बथुआ को मोड़ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाहन चेकिंग व यातायात नियमों की अनुपालना बाबत अभियान चलाया जाकर बिना हेलमेट पहने 12 दुपहिया वाहन चालकों के चालान कर 4,100 रुपये प्रशासन राशि व बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 10 चौपहिया वाहन चालकों के चालान कर 6,000 रुपये प्रशमन राशि और MB एक्ट में तहत कुल 22 चालान कर कुल 10,100 रुपये प्रशमन राशि प्राप्त की। इस दौरान वाहन चालकों, सवारियों व वहां से गुजरने वाले आम नागरिकों को समझाइश की गई तथा यातायात के नियमों की पालना करें ताकि आपका मूल्य जीवन बचाया जा सके व सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में किसी की जान नहीं जाए एवं सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सके। भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा।
जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत पंचायत समिति सेपों के ग्राम राजपुर व कोलारी में घर घर कचरा संग्रहण व निस्तारण योजना का शुभारंभ हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीओ चौहान ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि शहरों की तर्ज पर गाँव में भी कचरा संग्रहण कार्य की शुरुआत की गई है, जिससे गाँव भी स्वच्छ और सुंदर बन सकेंगे। उन्होंने आमजन से इस कार्य में जन सहभागिता के लिए अपील की है। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस ने 11 वर्ष से फरार चल रहे एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसएचओ देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 11 वर्ष पूर्व पुराने प्रकरण में फरार चल रहे वांछित अपराधी महेश पुत्र रामपुर मीणा निवासी दीवानपुर को गांव दीवानपुरा से गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा में सरमुत्रा कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डीके गुप्ता ने हिंदी के शब्द की उत्पत्ति से लेकर भाषा के स्तर तक की समग्र चर्चाएं विद्यार्थियों के समक्ष की। उन्होंने निज भाषा उन्नति अच्छे सब उन्नति का मूल के द्वारा विद्यार्थियों को हिंदी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आज हिंदी विश्व की तीसरी बड़ी भाषा है जो देश और विदेशों में अपना स्थान रखती है। रामराज मीणा ने हिंदी के संवैधानिक पक्ष को रखते हुए बताया कि 14 सितंबर 1953 से यह दिवस राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी और हिंदी पर अपनी बात रखी। सुश्री ऋचा मीणा ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा की चर्चा की और कहा कि 14 सितंबर का दिन वाकई हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। पूरे देश को एक रखने वाली भाषा हिंदी का दिन है। सांस्कृतिक विविधताओं से भरे देश भारत में हिंदी दिवस के दिन अहमियत बहुत ज़्यादा है। अतः रामराज द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बरगा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। जिले में बसेड़ी विधानसभा के सरमुत्रा कस्बे में बुधवार सुबह अज्ञात कारणों से एक बंदर की मौत हो गई, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सम्मानपूर्वक बंदर का बाईकी खान के पास अंतिम संस्कार किया, मानवता की मिसाल पेश की। भले ही आज के समय में लोगों का प्रकृति और जानवरों से लगाव कम होता जा रहा है, आए दिन जानवरों के साथ बर्बरता की खबरें देखने और सुनने में आती हैं, वहीं आज भी कस्बे में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आए दिन बेसहारा बेजुबान जानवरों की सेवा की जाती है। और अगर कस्बे में कहीं से भी बंदर या गाय की मौत की सूचना मिलती है तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मौके पर पहुंचकर विधि विधान और सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार भी इन कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है, जो कि कस्बे में अपने आप में ही काबिल तारीफ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि कस्बा स्थित सेठ गली में अज्ञात कारणों से एक बंदर की मौत हो गई, जिसके बाद कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने बंदर के सबका सम्मान और विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। जमीन में दफन करने से पहले ही दोनों के शवों पर फूल मालाएं चढ़ाई गईं। इसके बाद रामनामी उड़ाकर उनके बाईकी खान के पास जमीन में दफन किया गया। इस दौरान शिवम खेमरिया, मयंक चौहान, सुरेश प्रजापति, अवधेश वाल्मीकि, अच्युत वाल्मीकि, कपिल शर्मा, अभिषेक सोनी सहित अन्य बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय विवाहिता को विद्युत करंट लगने से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने गंभीर रूप से घायल महिला को बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। महिला का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में अड़ीगल रोड की रहने वाली 22 वर्षीय शबनम पत्नी रवि जाटव अपने घर में खाना बना रही थी और खाना बनाने के बाद गर्मी लगने से हाथ धोकर जब विवाहिता कूलर चलाने के लिए कूलर के खुले तारों को बोर्ड में लगा रही थी, तभी एक तार विवाहिता के हाथ से छूटकर उसके शरीर से टच हो गया। विवाहिता के शरीर से टच हुए तार में दौड़ रहे विद्युत करंट ने विवाहिता को अपने आगोश में ले लिया। तभी परिजनों की निगाह उस पर पड़ी तो परिजनों के होश उड़ गए और आनन फानन में परिजनों ने बड़ी मुश्किल से विवाहिता को विद्युत करंट के तारों से छुड़ाया और आनन फानन में बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहाँ विवाहिता की गंभीर हालत बनी हुई है और उपचार जारी है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए 22 वर्षीय विवाहिता शबनम की सास गीता ने जानकारी दी
क्या मामला है? ये हमारा नाम गीता है, हमारी बहू का नाम सबनम है, हमारे बेटा का नाम रवि है। रोटी करके हाथ धो के बाहर पानी फेंकने गई है, पानी फेंक के आई है तो बोली कि गर्मी लग रही है वह मैं कूलर चालू कर लूँ, तो कूलर चालू करने गई है तो उसमें नंगे तार थे, तो उसमें तार लगाने गई बोट प्लग में, तो उसमें तो एक तार तो बोट में रह गया, एक बार हाथ उसके हाथ में छूट गया है। ये दूसरे जीव से घबरा के एकदम बेहोश हो गई है बहू मेरी। बाड़ी शहर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने वर्ष 2010 के खानपुर गांव में हुए हत्या के प्रयास के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ में अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा दी है। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 2010 में 12 अप्रैल को कोतवाली थाना क्षेत्र के खानपुर मीणा गांव में रामविलास पुत्र बबर सिंह मीणा अपनी चक्की पर बैठा हुआ था और काम कर रहा था। इसी दौरान गांव का आरोपी रामवीर पुत्र पप्पू सत्यजीत और गटई पुत्र भगवान सिंह मीणा उसकी दुकान पर पहुंचे और शराब के पैसे नहीं देने पर झगड़ा करने लगे। साथ में जब रामविलास ने विरोध किया तो आरोपी रामवीर ने कट्टा निकालकर उसको गोली मार दी। घटना के बाद घायल रामविलास को बाड़ी से धौलपुर से आगरा ले जाया गया, जहां महीनों तक उसका उपचार चला। उक्त घटना को लेकर घायल रामविलास के भाई मंगल सिंह ने बाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने रामवीर उर्फ पप्पू पुत्र भगवान सिंह मीणा को दोषी मानते हुए एडीजे कोर्ट में मामला पेश किया। उक्त मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। मामले को लेकर आज न्याय अधिकारी एडीजे नीरज कुमार ने फैसला सुनाते हुए आरोपी रामवीर उर्फ पप्पू को धारा 452 और 307 में दोषी माना है, जिसके तहत उसे 10 वर्ष के कारावास और 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की अदायगी नहीं भरने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास के निर्देश दिए हैं। आरोपी पप्पू पर 24 मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट के एपीपी मनोज सिंह परिहार ने बताया कि आरोपी रामवीर उर्फ पप्पू पर 24 मुकदमे विचाराधीन हैं, जिनकी कॉपी भी कोर्ट में पेश की गई थी। ऐसे में न्यायिक अधिकारी नीरज कुमार ने पीड़ित रामविलास, उसकी पत्नी ममता और चिकित्सक के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पप्पू को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पीड़ित के फैसले से संतोष, लेकिन देरी पर दुख। घटना से पीड़ित रामविलास पुत्र भबर मीणा ने फैसले पर संतोष जताया है, लेकिन न्याय मिलने में लगे 12 वर्ष के समय पर दुख व्यक्त किया है। एडीजे साहब नीरज जी ने 307 और 452 के मुकदमे में फैसला दिया है। इस घटना का तथ्य इस प्रकार है कि 12/4/2010 की घटना थी। रामविलास अपने घर पर चक्की की दुकान चला रहा था, तभी अपराधी पप्पू उर्फ रामवीर उसके घर में घुस आया और उससे जबरन शराब के पैसों के लिए मांग करने लगा और कहने लगा कि तूने शराब के लिए मुझे पैसे क्यों नहीं दिए, आज तक तो मुझसे किसी ने मना ही नहीं किया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। इस पर इतना कहने के तत्परांत उसने गोली से फायर कर दिया, जो रामविलास की छाती के पास में लगा, जिससे रामविलास नीचे गिर पड़ा। उसको मौके पर लोगों ने उठाया और बाड़ी अस्पताल ले गए। हॉस्पिटल से धौलपुर से तुरंत ही आगरा के लिए रेफर कर दिया, जहां वो कई महीनों भर्ती रहा, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जो मुकदमे में पप्पू उर्फ रामवीर के खिलाफ 307, 452, 506 का अपराध चार्ज लगा, जिस पर आज न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मुलजिम को 452 में 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, जो